देखो बेटा, कल हम क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर का नेम देखो क्या है हमारा, किनशिप, कास्ट एंड क्लास। किनशिप मतलब ब्लड रिलेशन से संबंधित, कास्ट आपको पता ही है, और क्लास। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि ड्यूरिंग 600 BC से 600 CE तक कितने चेंजेस आए हमारी सोसाइटी में। सोसाइटी में जितने भी चेंजेस हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे मेन जो हमारा वो क्या है, महाभारत। किसके बारे में पढ़ेंगे, महाभारत। ठीक है, अब महाभारत क्या था बेटा, इट वॉज टू, ये क्या था, इट वॉज स्टोरी ऑफ टू कजन्स। ये टू कजन्स की स्टोरी है, कौरव पांडव। अब आपको पता है चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं, किसकी स्टोरी थी बेटा, कौरव और पांडव की स्टोरी थी। अब सबसे पहले जो ये महाभारत है, इसको लिखने में कितना समय लगा, इसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं या कितने इसमें जो वर्सेस हैं वो हैं, इसके मेन चीज़ क्या दिखा रखी है कि इसमें जो अलग अलग रिकॉर्डिंग चल रही है। हमारे को कल हमने क्या पढ़ लिया था बेटा, जो महाभारत है उसमें सबसे पहले तो वो बहुत अच्छी एपिक है, ठीक है, सबसे बड़ी है। दूसरा हमने क्या देखा कि उसके अंदर बेटा वर्सेस कितनी है, 1 लाख के आसपास क्या है उसके अंदर पॉइंट्स हैं। उसके बाद अलग अलग उसमें सोशल कैटेगरीज भी अलग अलग मेंशन कर रखी हैं, सिचुएशन भी अलग अलग मेंशन कर रखी है। और महाभारत के अंदर जो स्टोरी डाली हुई है, ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं थी, वो अर्लियर टाइम से चली आ रही है। वही चीज़ें कहाँ पर मेंशन है, महाभारत में मेंशन है। उसके बाद इसको बनने में टाइम कितना लगे बेटा, 1000, ये टाइम इसको बनने में लगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो स्टोरी थी इसमें जो कौरव और पांडवों के बीच में वॉर होता है, लास्ट में कौन जीत जाते हैं, पांडव जीत जाते हैं। अब सबसे पहले इसको लिखा किसने, देखो स्टार्टिंग कब से हो जाती है बेटा इसकी, 1919 से स्टार्टिंग हो जाती है। और किसने लिखा है, देखो, वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स ऑफ स्कॉलरशिप बिगेन 1990 अंडर द लीडरशिप ऑफ नोटेड इंडियन संस्कृत VS सुथांकर। ये जो सुथांकर हैं इन्होंने इसको स्टार्ट किया था, अपनी एक पूरी टीम थी, पूरी टीम के साथ मिलकर इन्होंने इसको लिखना स्टार्ट किया। अब इसमें क्या बताते हैं बेटा, इसमें एक्चुअल में क्या इन्वॉल्व किया जाए, इसके अंदर किस तरीके के मैन्युस्क्रिप्ट को कलेक्ट किया जाए, और वो मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी हुई हैं। अब देखो हम किस तरह के मैन्युस्क्रिप्ट को कलेक्ट करते हैं, जो संस्कृत से रिलेटेड थी। यहाँ से देखो, द टीम वर्कड आउट ए मेथड ऑफ कंपेयरिंग वर्सेस फ्रॉम ईच मैन्युस्क्रिप्ट। क्या देखा बेटा, जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती हैं, हाथ से लिखी हुई होती हैं। हमने क्या देखा, जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट थी हमने उनको कंपेयर किया एक दूसरे के साथ, जितने भी कॉमन थिंग्स थी उनको हमने फाइंड आउट किया। अल्टीमेटली they selected the verses that appeared common to most versions and published these in several volumes running into the 13 पेज। अब पेजेस भी देख लो, ये क्या है बेटा, कितने पेजेस हैं, जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट हमने यहाँ पे देखी उनमें से जो कॉमन थिंग्स थी वो हमने सेलेक्ट कर लिया, और कितने पेजेस में कर लिया बेटा, 13,000। अब जो 1 मार्क का क्वेश्चन आपके वैसे ही होंगे, जैसे हमारे को 3 क्वेश्चन आपको पता लग गया होगा, फर्स्ट वाला ये वाला, सेकंड ये, थर्ड ये, और ये वाला और देख लो जो आपको पता ही है। 1 लाख क्या इसके अंदर पॉइंट्स आपके ऐसे। अब देखो हम सीक्यू कहाँ से निकलेगी, यहीं से तो निकलेंगे। वीरेन, क्लास से बाहर जाना चाहते हो, इधर आ जाओ अपनी सीट पे, सेपरेट बेंच पे आ जाओ। बेटा ये स्पेशल वीडियो मैं आपके पेरेंट्स के लिए भी बना सकती हूँ, उनको पता लगे कि आप क्लास में बुक्स भी नहीं लेके आते हो और मस्ती कर रहे हो। मॉर्निंग का टाइम है, पढ़ने का टाइम है, अच्छे से सुन लो। अब ध्यान से देखो, हमने क्या देखा बेटा, जो प्रोजेक्ट टुक था 47 प्रोजेक्ट, जो उन्होंने 13,000 पेजेस स्टार्ट करे, और जो प्रोजेक्ट था उसको 47 कंप्लीट होने में लगे। 2 थिंग्स बिकेम अपरेंट। ये जो कहते हैं, जो ये महाभारत लिखी गई थी, 2 चीज़ें हमारे सामने, 2 ऑब्जेक्टिव हमारे सामने आते हैं। वो देखो, देयर वर सर्वल कॉमन एलिमेंट्स इन द संस्कृत वर्जन्स ऑफ द स्टोरी। किसके वर्जन थे सारे, संस्कृत एलिमेंट्स थे, संस्कृत मैन्युस्क्रिप्शन थी। एविडेंट इन मैन्युस्क्रिप्शन फाउंड ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम कश्मीर एंड नेपाल इन द नॉर्थ। अंडरलाइन कर लो बेटा, कश्मीर एंड नेपाल इन द नॉर्थ टू केरला एंड तमिलनाडु इन द साउथ। यहाँ पे अलग अलग तरीके से इसको लिखा गया था।
कश्मीर में अलग तरीके से लिखा गया, नेपाल में अलग तरीके से लिखा गया, नॉर्थ में केरला और नेपाल इन द नॉर्थ टू केरला एंड तमिलनाडु इन साउथ। ठीक है बेटा, ये 4 स्टेट हैं, ये जो 4 प्रोविंसेस हैं, यहाँ पे अलग अलग तरीके से महाभारत को लिखने में टाइम लगा। आगे देखो, इन द साउथ ऑल्सो एविडेंट वर enormous regional variation in the ways in which the text had been transmitted over the centuries। वो कहते हैं कि काफ़ी समय लग गया यहाँ के इसको लिखने में। These variations were documented on footnotes and appendices। इनको अंडरलाइन कर लो, footnotes और appendices को। footnotes होता है बेटा पेज के नीचे वाला जो पोर्शन होता है। footnote क्या है? पेज। appendix का मतलब होता है रेफर टू। Taken together more than half the 13 pages are devoted to these variation। आपने क्या देखा, जो 13,000 हमारे पेजेस है उसमें वेरिएशन है, आधे से भी ज़्यादा पेजेस में क्या दिखाई गई है बेटा? वेरिएशन दिखाई गई है। इन एसेंस दीज वेरिएशंस आर रिफ्लेक्टिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट शेप्ड अर्ली सोशल हिस्टोरीज। ध्यान से देखो, कहते हैं जितने भी 1300 पेजेस थे उनमें वेरिएशन थी, डिफरेंस थी आधे से ज़्यादा। अब यहाँ पे क्या है बेटा? इन सेंस दीज वेरिएशन, जो ये वेरिएशन है रिफ्लेक्ट करती हैं कॉम्प्लेक्स को, कि किस तरीके से अर्ली जो हिस्टोरीज थे उन्होंने इसको अलग कॉम्प्लेक्स तरीके से या क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स तरीके से इसको देखा है। थ्रू डायलॉग्स बिटवीन द डोमिनेंट ट्रेडिशंस एंड रेसिलिएंट का मतलब होता है बेटा फ्लेक्सिबल लोकल आइडियाज, उनके जो विचार थे, एंड प्रैक्टिसेस होते हैं बेटा जो प्रथाएं हैं, इन सभी को जो हमारे हिस्टोरियंस ने उन्होंने काफ़ी फ्लेक्सिबल तरीके से देखा था, इन ट्रेडिशन को उन्होंने अपने तरीके से मोल्ड किया था। दीज डायलॉग्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय मोमेंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज कंसर्न्स। वो कहता है कि ये डायलॉग जो है एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करते हैं, एंड कंसर्न्स का मतलब होता है एग्री हो जाते हैं। Our understanding of this process is derived primarily from text written in Sanskrit by and for Brahmins। वो कहते हैं नॉर्मली जो टेक्स्ट हमने अंडरस्टैंड की थी वो किसकी थी बेटा? वो संस्कृत में थी, और किसके द्वारा लिखी गई थी? ब्राह्मण्स के द्वारा लिखी गई थी। आपको अंडरलाइन करना है, जितना भी टेक्स्ट रिटन है वो संस्कृत में है, और वो किसके द्वारा लिखा गया है? ब्राह्मण के द्वारा लिखा गया है। When issues of social history were explored for the first time। कहते हैं कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में जो इशू थे उनको एक्सप्लोर किया गया। Historians in the 19th and 20th century they tend to take these texts in face value, believing that everything that was laid down in these texts were actually practiced। वो कहते हैं कि वास्तव में जो चीज़ हमारे को नज़र आ रही थी रियल में 19 और 20 सेंचुरी में जो चीज़ हमारे के सामने थी, जो नज़र आ रही थी, एक्चुअल में भी वैसे ही थी। जैसे क्या होता है बेटा, हमारे पास बाहर मौसम ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा है, तो लगने से नहीं एक्चुअल में भी बहुत अच्छा है। कई बार जो चीज़ें सामने दिखाई देती है रियल में नहीं होती। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि जो हमारे को दिखाई दे रहा है वो वास्तव में भी ऐसा ही है। अब यहाँ पे देखो, सब्सिक्वेंटली स्कॉलर्स बिगेन स्टडिंग अदर ट्रेडिशंस फ्रॉम वर्क इन पाली। देखो फर्स्ट पहले उन्होंने किस चीज़ के बारे में स्टडी किया बेटा? संस्कृत के बारे में, ये याद रखना है। पहले संस्कृत के बारे में, देन वो किसकी स्टडी करते हैं? पाली, प्राकृत एंड तमिल। पाली, प्राकृत एंड तमिल के बारे में स्टडी करते हैं। These studies indicated that the ideas whole recognized as authoritative। और इस संस्कृत के टेक्स्ट से उनको क्या पता लगता है बेटा? जितने भी आइडियाज़ थे उनको किससे रिकॉग्नाइज किया गया? अथॉरिटी से, जिसके पास पावर थी। They were also questioned and occasionally even rejected। अब देखो बेटा, कई बार क्या होता है, मान लो हमारी अथॉरिटी, अब मान लो हमारे जो पीएम है, हमारी अथॉरिटी किसके पास है? पीएम के पास है। अगर ये कोई फैसला ले देते हैं तो 99% तो ठीक हो सकता है, 99% वो ठीक हो सकता है, लेकिन 1% एरर है। तो ऐसे पुराने टाइम में भी होता है कि जितनी भी अथॉरिटी है अगर वो कोई डिसीजन लेती हैं तो 100 टाइम्स ज़रूरी नहीं है कि वो पास ही होंगे, कभी कभी उनके आइडियाज़ भी क्या हो जाते थे? रिजेक्ट हो जाते थे। ये ध्यान रखना है, अथॉरिटी भी अगर कोई डिसीजन लेती है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके आइडियाज़ हमेशा पास हो जाएं। अब आगे देखो, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप दिस इन माइंड एज वी एग्जामिन हाउ हिस्टोरियंस रिकंस्ट्रक्ट सोशल हिस्ट्रीज। वो कहते हैं कि ये आइडिया हमारे दिमाग में आता है कि जो हमारे हिस्टोरियंस थे वो किस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, दोबारा से हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या आइडियाज़ उनके सामने आए। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? देखो, किनशिप एंड मैरिज। किनशिप का मतलब वही फैमिली के बारे में पढ़ने वाले हैं, मैरिज के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैनी रूल्स एंड वैरायटी
प्रैक्टिकल हुआ उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फैमिली का मतलब क्या होता है, फैमिली की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? जहाँ पे हम इकट्ठे काम करते हैं, खाना इकट्ठा खाते हैं, रहते इकट्ठे हैं, रिसोर्सेज इकट्ठे हैं, जितने भी रिचुअल्स हमारे वो इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं, वो क्या होती है? एक फैमिली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वी ऑफन टेक फैमिली लाइफ फॉर ग्रांटेड। कहते हैं कि फैमिली लाइफ को हम प्राय क्या करते हैं बेटा? ग्रांटेड मान लेते हैं कि ऐसा होता है, गारंटेड मान लेते हैं। हाउ एवर यू मे हैव नोटिस दैट नॉट ऑल फैमिलीज आर आइडेंटिकल। कहते हैं कि कई बार हमने नोटिस किया है कि जितनी भी फैमिली वो आइडेंटिकल नहीं है, एक जैसी नहीं है। आप सभी देख लो, हम सबके पास एक फैमिली है, क्या वो एक जैसे हैं? कहीं ना कहीं वेरिएशन है, सारे कहीं ना कहीं डिफरेंट है ना। तो कहते हैं कि हमने नोटिस किया है जो हमारी फैमिलीज़ हैं वो आइडेंटिकल नहीं हैं, एक जैसी नहीं हैं। दे वेरी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ members, their relation with one another as well as the kinds of activities they share। वो कहते हैं कि उनकी रिलेशनशिप जो उनके एक दूसरे के साथ होते हैं, अब सपोज करो बेटा आपके जो रिलेशन इनके साथ हैं, क्या वो इनके साथ हो सकते हैं? क्या वो किसी थर्ड पर्सन के साथ हो सकते हैं? हमारे रिलेशन एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ अलग होते हैं और दूसरे पर्टिकुलर पर्सन के साथ क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ऑफन पीपल बिलोंगिंग टू सेम फैमिली शेयर फूड। अब यहाँ से फैमिली के डेफिनेशन देख लो, पेपर में एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है। ऑफन पीपल बिलोंगिंग टू सेम फैमिली शेयर फूड, खाना इकट्ठा शेयर करते हैं, और अदर रिसोर्सेज को इकट्ठा शेयर करते हैं, इकट्ठा रहते हैं, वर्क करते हैं, परफॉर्म रिचुअल टुगेदर, और जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो इकट्ठा परफॉर्म करते हैं। फैमिलीज आर यूजुअली पार्ट्स ऑफ लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल डिफाइंड एज रिलेटिव और टू यूज़ ए मोर टेक्निकल टर्म्स। अब ध्यान से देखो, फैमिलीज क्या होती हैं बेटा? कई बार लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल का वर्क करती हैं। फैमिली क्या करती हैं? एक ग्रुप हो जाती हैं, डिफाइंड एज रिलेटिव्स टू मोर टेक्निकल टर्म्स किन फ्लोक। अब ध्यान से देखो, किन फ्लोक, फैमिली को क्या टर्म दे दिया गया बेटा यहाँ पे? किन फ्लोक। देखो बेटा, किन फ्लो का मतलब क्या होता है? रिलेशन। वो कहता है फैमिली को अगर हम बहुत एक लार्ज हमने इसको एलिमेंट दे दिया गया है और ये क्या बन चुका है? ये किन फ्लो बन चुका है। अब ध्यान से देखो इसी में, वाइल फैमिली टाइज और ऑफन रिगार्डेड एज ए नेचुरल एंड बेस्ड ऑन ब्लड। अब जो हमारी फैमिलीज होती है बेटा वो हमारे ब्लड रिलेशन होती हैं, ठीक है। दे आर डिफाइंड इन मैनी डिफरेंट वेजेस। फॉर इंस्टेंस सम सोसाइटीज रिगार्ड कजन्स एज बीइंग ब्लड रिलेशन। अब कई सोसाइटीज़ में क्या मेंशन कर रखा है बेटा? जो हमारे कजन्स होते हैं, देखो आप बोलते हो ना कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, ये गलत है। कजन का मतलब तो पता ही लग रहा है, सामने है तो हमारे को दिखाई दे रहा है ब्रदर है या सिस्टर है। कजन के साथ ब्रदर सिस्टर अगर हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो गलत है। तो ये कहते हैं कि जो कई बार कजन्स को क्या बना दिया जाता है? ब्लड रिलेशन में बना दिया जाता है। और वेयर एज अदर डोनोटर, कहीं पर जैसे हमारे चाचा का लड़का है, ताऊ का लड़का है, उसको हम कई बार ब्लड रिलेशन में नहीं मानते। लेकिन फैमिली क्या होती है बेटा? देखो अगर चाचा है, ताऊ है, वो भी तो आपके फैमिली में हुए। लेकिन कई सोसाइटीज़ क्या मेंशन करती हैं कि जो कजन्स वर्ड है ये फैमिली में है, और कई सोसाइटी यहाँ पे एग्री नहीं करती। तो इस तरीके का जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा यहाँ पे आपके 2 या 3 उसमें क्या आएगा? स्टेटमेंट में मेंशन कर देंगे, क्या फैमिली को हम उसमें कजन्स को हम ब्लड रिलेशन में मानते हैं, येस और नो, बोथ, कुछ भी ऐसे ऑप्शन में देंगे। तो आपको बताना है कुछ सोसाइटी एग्री करती हैं और कुछ सोसाइटी एग्री नहीं करती। अब आगे देखो, फॉर अर्ली सोसाइटीज हिस्टोरियंस कैन रिट्राइव इंफॉर्मेशन अबाउट इलीट फैमिली। इलीट का मतलब होता है बेटा जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, फेयरली इजली। वो कहते हैं कि पुराने टाइम में अर्ली सोसाइटीज़ में जो हमारे हिस्टोरियन थे वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं किसके बारे में बेटा? एलीट फैमिलीज़ के बारे में, जो पढ़ी लिखी फैमिली है उसके बारे में। आप देखो आज के दिन अगर हमारे को, ध्यान से देखो बेटा, अगर आज के दिन हमारे को चीफ मिनिस्टर जो सीएम होता है, अगर पीएम है, अगर गवर्नर है, अगर प्रेसिडेंट है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो हमारे को नेट पे इनका डाटा मिल जाएगा, ईजिली हम इनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन क्या किसी एक रिक्शा वाला है बिहार का, अगर हमारे को उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है तो क्या हम ले सकते हैं? बहुत
हमारे हिस्टोरियंस ने देखा कि जो रिच पीपल हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो वेल्दी पर्सन है, उनकी इन्फॉर्मेशन तो हम बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं, लेकिन जो पुअर पीपल हैं उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। लेकिन हिस्ट्री में क्या है बेटा, जब तक आप पुअर की इन्फॉर्मेशन नहीं लोगे, आपको पता कैसे लगेगा कि सोसाइटी कैसे सर्वाइव कर रही है। एक्चुअल में जो सोसाइटी के पार्ट होते हैं वो हमारा पुअर जो बैकग्राउंड होता है वो होता है। एक्चुअल में तो सच्चाई तो वही बताएंगे ना कि कैसे सर्वाइव करते हैं। अब हिस्टोरियंस का देख लो, इट इज़ हाउएवर फॉर मोर डिफिकल्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट द फैमिलियर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। कहते हैं कि साधारण लोगों की हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल है कंपेयर टू वेल्दी पर्सन। हिस्टोरियंस ऑल्सो इन्वेस्टिगेट एंड एनालिसिस एटीट्यूड। अब हिस्टोरियंस क्या करते हैं बेटा, इन्वेस्टिगेट करते हैं, छानबीन करते हैं, एनालिसिस विश्लेषण करते हैं, एटीट्यूड्स टुवर्ड्स फैमिली एंड किनशिप। अब फैमिली का और उसके रिलेशन का, रिलेशनशिप का, उसके रिश्तेदारों का क्या करते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं ये जानने के लिए कि सोसाइटीज़ कैसी थी। These are important because they provide an insight on to people thinking. यहाँ पे it is likely that some of these ideas would have shaped their actions just as action may have led to change in attitudes. वो कहते हैं कई बार फैमिली के एटीट्यूड से, उसका बिहेवियर से जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनको पता लग जाता है कि पुराने टाइम में जो हमारी सोसाइटीज़ थी वो कैसे सर्वाइव करती थी। आप लोगों ने देखा होगा बेटा, एक मान लो कोई सर्वेंट है, फिक्स था ये जो सर्वेंट है वो इस पर्टिकुलर ज़मीन पर क्या करेगा बेटा, काम करेगा। अब इसके बच्चे भी यहीं पे काम करेंगे, उस सर्वेंट के उसके बच्चे भी यहाँ काम करेंगे। ये सोसाइटी का पैटर्न था पुराने टाइम में। एक जो सर्वेंट होता था वो परमानेंट के लिए यहाँ पर फिक्स हो गया था, उसको भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन आज ऐसा नहीं है, अब सोसाइटी धीरे धीरे डेवलप हुई, चेंजमेंट हुआ। अब हम क्या करते हैं, अगर कोई काम नहीं करता है तो 9 to 5 वर्क करता है, कोई 2 आवर्स के लिए काम करता है। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, परमानेंट लेबर थी, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब देखो बेटा, आइडियल ऑफ द पैट्रिलिनी, पैट्रिलिनी को अंडरलाइन करो। पैट्रिलिनी होता है बेटा जो चीज़ें हमारे को विरासत में मिलती हैं। जो विरासत वाला वर्ड आया है, जो हमारे पेरेंट्स के बाद उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे वाला सिस्टम है, ये आइडिया कहाँ से आया? देखो एक बार, कैन वी आइडेंटिफाई पॉइंट्स व्हेन किनशिप रिलेशंस चेंज। वो कहता है कि क्या कोई ऐसा आइडिया हम पॉइंट कर सकते हैं जहाँ से इस रिलेशन को चेंज कर सकते हैं, ये चेंज हो सकती है। एट वन लेवल महाभारत इज ए स्टोरी अबाउट दिस। इसके बारे में हम महाभारत की स्टोरी पढ़ेंगे। इट डिस्क्राइब्स ए फ्यूड ओवर लैंड। फ्यूड का मतलब होता है बेटा संघर्ष करना, स्ट्रगल करना, ठीक है। इट डिस्क्राइब है फ्यूड ओवर लैंड एंड पावर बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कजन, द कौरवास एंड पांडवास, हु बिलोंग्स टू ए सिंगल रूलिंग फैमिली। देखो कितनी अच्छी बात मेंशन की है यहाँ पे। महाभारत है, क्या दिखाया गया है उसमें, लैंड और पावर के लिए स्ट्रगल दिखाया गया है, लैंड और पावर के लिए संघर्ष दिखाया गया है। किसके बीच में बेटा, टू ग्रुप्स ऑफ कजन के बीच में, और वो कौन है, कौरवास एंड पांडवास हैं, जो एक सिंगल रूलिंग फैमिली से बिलोंग करते थे। यहाँ पे पुअर फैमिली का कोई मैटर नहीं है। रूलिंग फैमिली मतलब उनके जो फादर हैं वो भी राजा थे, उनके फादर थे वो भी राजा थे। एक ऐसी फैमिली के बीच में पावर के लिए लड़ाई होती है। अब ध्यान से देखो, दैट ऑफ द कुरु। कुरु क्या था बेटा, इनका वंश था जिससे ये बिलोंग करते थे। ए लिनेज डोमिनेटिंग वन ऑफ द जनपद। जनपद हम पढ़ चुके हैं, बताया था ना पहले, हमारे 16 महाजनपद थे, उनमें से कुरु क्या होता है बेटा, एक जनपद होता है, एक प्रोविंसेस होता है। अल्टीमेटली द कॉन्फ्लिक्ट एंडेड ए बैटल। वो कहता है कि जो एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, अल्टीमेटली किसमें चेंज हो जाता है, एक बैटल, लड़ाई में चेंज हो जाता है। इन विच द पांडवास अमर्ज्ड विक्टोरियस। और पांडव क्या करते हैं, जीत जाते हैं। आफ्टर दैट पैट्रिलिनियल सक्सेशन वॉज प्रोक्लेम्ड। पैट्रिनियल वही होगी ना बेटा, विरासत वाली, जो उत्तराधिकारी वाला प्रोक्लेम करते हैं, वो दावा करते हैं। देखो अब पांडव जीत जाते हैं। देखो बेटा, जो धृतराष्ट्र हैं और पांडव दो भाई होते हैं, पांडु की डेथ हो जाती है। अब मैंने क्या समझाया, पैट्रिलिनी था तो पांडु के बाद कौन राजा बनने वाला था, उसके पुत्र राजा बनने वाले थे। लेकिन उसके बेटे उस टाइम पे क्या होते हैं, थोड़े से छोटे होते हैं, तो मजबूरी में सिंहासन किसको दे दिया जाता है, धृतराष्ट्र को। लेकिन अब वो धृतराष्ट्र क्या कि जो बच्चे हैं वो क्या मानने लगे कि ये मेरे फादर की विरासत है, ये हमारे को मिलनी चाहिए। दुर्योधन क्या चाहता है लास्ट में, कि सिंहासन किसको मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। अब फिर लड़ाई होती है यहाँ पे। देखो वो कहते हैं जीतने के बाद वो दावा करते हैं, वाइल पैटर्नली हैड एग्जिस्टेड प्रियर टू द कंपोजिशन ऑफ द एपिक।
इसी एपिक में क्या दिखाया गया, यही लड़ाई है किसके लिए बेटा, ये पैटर्नरी की लड़ाई है। द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द महाभारत रीइंफोर्स द आइडिया दैट इट वाज वैल्यूएबल। पूरी स्टोरी में एक चीज दिखाई गई है कि ये गद्दी किसकी है, राजा कौन बनेगा, पावर किसकी है, बस ठीक है। अंडर पैटर्नली सन्स कुड क्लेम द रिसोर्सेज इंक्लूडिंग थ्रोन इन द केस ऑफ किंग अकबर के अंडर पैटर्नली के अंडर जो सन है वो क्लेम कर सकता है फादर की डेथ के बाद उसकी जो कुर्सी है, उसका जो क्राउन है, वो सिंहासन के लिए दावा कर सकता है। अब अकॉर्डिंग टू यू आप बताओ मुझे, पांडु की डेथ के बाद जो युधिष्ठिर को राजा बनाना था, बाई मिस्टेक वो किसको बनाते हैं, धृतराष्ट्र को बनाते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र तो गलती से बने हुए हैं, क्योंकि एक जो ब्लाइंड पर्सन है वो कभी भी गद्दी पर नहीं बैठ सकता एज ए रूल, लेकिन बिठाया जाता है। अब पांडु भी दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, कौरव भी क्लेम कर रहे हैं, तो कौन सही है, गद्दी किसको मिलनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू दुर्योधन तो उसको मिलनी चाहिए क्योंकि उसके फादर वहाँ पर बैठे हुए हैं। और अकॉर्डिंग टू पांडव, क्योंकि पांडव मजबूरी में उनको समटाइम्स के लिए परमानेंट नहीं किया था कभी भी। धृतराष्ट्र कभी भी परमानेंट उसको ये नहीं बोला गया था कि आप यहाँ पर परमानेंट हो और अब आपके ही आगे इस पर बेटे वगैरह जो बैठते चले जाएंगे। लेकिन लास्ट में सबको पता ही है क्या होता है, पांडु जीत जाते हैं और गद्दी किसको मिलती है, पांडवों को ही मिलती है। मोस्टली या मोस्ट रूलिंग डायनेस्टीज क्लेम टू फॉलो दिस सिस्टम। वो कहते हैं कि पुराने टाइम में 6th सेंचुरी में जितनी भी डायनेस्टीज थी वो किसको फॉलो करती हैं, इसी रूल को फॉलो करती थी। ऑल्दो देयर वर वेरिएशन इन प्रैक्टिसेस, लेकिन कहते हैं कुछ प्रैक्टिसेस वेरिएशन हुई है किसमें बेटा, वास्तव में। समटाइम्स देयर वर नो सन्स, अगर बेटे नहीं हैं, मैंने आपको झांसी वाला कहानी बताई थी, अगर बेटे नहीं हैं, इन सम सिचुएशंस ब्रदर सक्सीड वन अनदर, अगर बेटा नहीं है तो उसका भाई वो राजा बन सकता था। अब समझाया ना, एग्जाम में आ सकता है, अगर बेटा नहीं है तो राजा कौन बनेगा, तो उसका भाई बन सकता है, जैसे बना था महाभारत में, कौन बना था, धृतराष्ट्र। समटाइम्स अदर किंग्समैन क्लेम्ड द थ्रोन, किंग्समैन का मतलब होता है अलग रिश्तेदार, अगर भाई नहीं है तो कोई और रिश्तेदार भी राजा बन सकता है। एंड इन वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वुमेन सच एज प्रभावती गुप्ता, अंडरलाइन करो, प्रभावती गुप्ता, अगर कहते हैं कि भाई भी नहीं है रिश्तेदार भी नहीं है तो कभी कभी एक्सेप्शनल कोई बेटी भी राजा बन सकती है। यहाँ पे किसका नाम है बेटा, प्रभावती गुप्ता, आप पढ़ चुके हो इसके बारे में। द कंसर्न्स विद पैटर्नली वॉज नॉट यूनिक टू रूलिंग फैमिलीज, वो कहता है कि पैटर्नली वाला जो सिस्टम है ये यूनिक नहीं था। इट इज़ एविडेंट इन मंथर्स इन द रिचुअल टेक्स्ट एंड एज द ऋग्वेदा, वो कहता है कि यहाँ पे जो चल रहा था सिस्टम भी, फादर के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, ये यूनिक नहीं था क्योंकि पहले से चला था। ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनमें ऐसा लिखा हुआ है, तो महाभारत में नया नहीं था, पहले से चला आ रहा था। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज एटीट्यूड्स वर शेयर्ड बाय वेल्दी मैन एंड दोज हु क्लेम्ड हाई स्टेटस इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स, वो कहता है ये पॉसिबल था उनके लिए, जो वेल्दी पर्सन थे, जो ब्राह्मण थे, वो इस चीज़ को फॉलो करते थे।